हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। हम लोगों ने अभी तक कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस स्टार्ट किया था। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो थे उसमें हम लोगों ने पहला केस लिया, जब इम्पल्स इनपुट जब हम लोग देंगे तो उसका रेस्पॉन्स क्या निकलेगा और उसको वेरियस केसेस देखा था। जीटा इक्वल टू जीरो, जीटा इक्वल टू जीरो से ग्रेटर लेस देन वन के लिए, जीटा इक्वल टू वन के लिए देखा था, जीटा ग्रेटर देन वन के लिए देखा था। तो हम लोग वेरियस जितना भी जीटा का वेरिएशन हो सकता था हम लोग करके देखे, और उसमें हम लोग देखे क्या कि उसमें जो है हम लोग ऑब्जर्व ये भी किए कि कैसे वेवफॉर्म जो है वेवफॉर्म जीटा कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, वो भी हम लोगों ने देखा। फॉर अनडैम्ड, अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड और ओवर डैम्ड चारों का देखा। और उसमें लास्ट में हम लोग देखा था डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट भी देखा था, जो कि इंपॉर्टेंट था लास्ट में से। तो अब यहाँ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर स्टेप इनपुट। अगर स्टेप इनपुट देते हैं तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, और उसमें भी हम लोग देखेंगे जीटा इक्वल टू जीरो के लिए। जीटा जब जीरो से ग्रेटर और लेस देन वन होगा तब क्या होगा, जीटा इक्वल टू वन होगा तो क्या होगा, जीटा ग्रेटर देन वन होगा तो क्या होगा रेस्पॉन्स। सारा चीज के देखेंगे, उसका वेवफॉर्म देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और कैसे सारा चीज उसका जैसे वेरी करता है रेस्पॉन्स, वो भी क्लियरली हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक पॉइंट था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वो भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो हम लोगों ने जब कल देखा था उसमें आपको ऑब्जर्व करने को मिला था, क्या बताया था मैंने लास्ट में एक ड्रॉ किया था आपको, वो आप ऑब्जर्व किए कि नहीं किए, वो इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे लास्ट मैंने आपको बताया था सिग्मा इधर जे ओमेगा था। आपको क्या बताया था, जब जीटा इक्वल टू जीरो होता है तो पोल्स यहां लाई करते हैं। यहां क्या होता है, जे ओमेगा एन, याद कीजिए वहां पे माइनस जे ओमेगा एन होता था जो मैंने पहले ड्राइव किया। जब जीटा इक्वल टू जीरो था तब ये केस था, यहां जीटा इक्वल टू जीरो था। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे जब जीटा को हम लोग जीरो से ग्रेटर देन और लेस देन वन रखे थे तो पोल्स इस रीजन में आया, इस रीजन में आया। क्लियर है, तो पोल्स कहीं यहाँ पे लाइक किया था, और जब क्रिटिकली था तो यहाँ लाइक किया था, मतलब जीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा एन और ये दोनों माइनस ओमेगा एन था ना। तो एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए ये एक मूवमेंट जो होता है वो ऐसे सर्कुलर मूवमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ये अंदाजी मूवमेंट नहीं होता। पोल्स का जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मूवमेंट है, ऐसे सर्कल नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली, लेकिन ये जो मूवमेंट, जैसे जीटा का वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो पोल का जो मूवमेंट होगा वो सर्कुलर मूवमेंट में होगा, ऐसे इस टाइप के फॉर्म में होगा। और ये इधर से स्टार्ट किया ऐसे, ध्यान रखिएगा इस चीज को मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा, सर्कुलर मूवमेंट होगा। यहां भी ऐसे आएगा, ये ऐसे आता है और ये ऐसे जाएगा। क्लियर है। उसी तरह यहां आकर के फिर मैं क्या बताया, यहां ऐसे चला जाता है, और फॉर जीटा ग्रेटर देन, यही बताया था ना, जब जीटा ग्रेटर देन होगा तो यहाँ एक पोल लाई करता है, एक इधर आगे पोल लाई करता है, जिसका माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन रूट ओवर वन जीटा स्क्वायर माइनस वन, इसका जिसका मैंने निकाला था दो, जिसमें डोमिनेंट पोल लगाया था। और यहाँ पे एक पोल एक्स्ट्रा लाई करता था जब जीरो और इसके लिए बराबर होगा तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपको समझा दिया। अब यहाँ पे ये बताना वाला हूं मैं, इसको अभी रब कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे ये बताने वाला हूं, ये सर्कल बनाया ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। यहां पे क्या है, दो पोल है, माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन। क्लियर है। और यहां पे एक पोल आता था सर्कुलर, आज जिसका रेडियस क्या है, इसमें रेडियस क्या है, ये सर्कुलर मूवमेंट में मूव करता है, सर्कल बनाता है, और इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस जो है ओमेगा एन। जैसे ही जीटा को हम लोग वेरी करें जीरो से लेकर के ग्रेटर देन वन तक, तो ये ऐसे मूवमेंट करता है सर्कुलर मूवमेंट में, और जिसका रेडियस क्या होगा, ओमेगा एन। तो ये इसका रेडियस है, सेंटर यहां लाई कर रहा है। ठीक है, और वो रेडियस हो गया। अब यहां पे जब हम बनाए थे, जब जीटा जो है जीरो से ग्रेटर और लेस देन वन था, तो यहां पे क्या आया था, माइनस अल्फा, याद आ रहा हो आपको, और यहां पे था ओमेगा डी। याद आ रहा है कि नहीं आप लोग को। ऐसी तरह यहां भी था, ये माइनस ओमेगा डी जे ओमेगा डी, और यहां पे माइनस अल्फा, याद आ रहा होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, पॉइंट ये है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, जैसे इसको आप जोड़ते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे एक थीटा का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये थीटा का जो एंगल बना ऐसे, हम लोग ऐसे मेजर करेंगे, इस एक्सिस को रेफरेंस लेके मेजर करेंगे ऐसे, इस एक्सिस को यहां से नहीं, यहां से मेजर करेंगे, और ये थीटा जो है यही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। तो थीटा जो है यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्लियर है? तो आप समझ आया थीटा क्या यहाँ पे लेंगे, थीटा जो है यहाँ पे यही एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। तो ये आपको अब थीटा का यहाँ वैल्यू निकालना है, आपको क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आपका बेस है, ये आपका अगर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ऐसे, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। तो क्या होता है अगर हम cos थीटा लगाएं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है यहाँ पे, अल्फा ही तो है ना, और जीटा ओमेगा एन, अल्फा इक्वल टू जीटा ओमेगा एन होता है, कल ही मैंने लिखाया था। हाइपोटेन्यूस क्या है, ये पार्ट, ये क्या है, रेडियस ही तो है, रेडियस ही है ना इस सर्कल का, तो ये है बेस बाय हाइपोटेन्यूस बराबर ओमेगा एन। क्लियर? तो अल्फा इक्वल टू क्या था, मैंने कल लिखाया था, अल्फा इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन, यही लिखाया था ना। तो यहां पुट कर दीजिए जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाय ओमेगा एन, ये कर गया। तो cos थीटा जो आ गया, क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू जीटा, और थीटा का वैल्यू जो आ गया cos इनवर्स जीटा आ गया। क्लियर है? तो cos थीटा का यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू आएगा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, cos इनवर्स जीटा। मतलब डायरेक्टली जीटा का जो वैल्यू हमको पता होगा, जीटा बोले तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट और डैम्पिंग फैक्टर जो है, तो डैम्पिंग फैक्टर का वैल्यू पता होगा, डैम्पिंग रेशियो, मतलब इसको डैम्पिंग रेशियो ही बोला जाता है। डैम्पिंग रेशियो का हमको वैल्यू पता होगा, उसका थीटा, उसका इनवर्स ले लेंगे, cos इनवर्स ले लेंगे, हमको थीटा मिल जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो ये है cos के टर्म पे। अगर हमको पूछता साइन के टर्म पे निकालिए, साइन के टर्म में, तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ओमेगा डी, मैग्नीट्यूड बस लेना है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ओमेगा एन, और ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही तो होता है ना, कल मैंने लिखाया था। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये साइन थीटा का टर्म में है, और थीटा जो है ये साइन थीटा का टर्म में आ गया। यहाँ पे ये cos थीटा का टर्म, यहाँ cos थीटा लेके तो थीटा इक्वल टू इतना आया। अब यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट तो बताइए। अब इसे वो tan थीटा का टर्म्स में लिखेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और cos थीटा इक्वल टू क्या है, जीटा। यही है tan थीटा का टर्म्स में। तो मैंने वेरियस टर्म्स में आपको लिख के बता दिया जीटा का वैल्यू किस पे क्या होगा, और उसके हिसाब से थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमको मिलेगा। ठीक है? तो यहां पे जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, सो टेबल का फॉर्म में जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, बोले तो यहां से हम बोले क्या, यहां से मेजर करना है, तो यहां से लेके 90 डिग्री ये एंगल, यही ना है। तो मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री मतलब ये पॉइंट, यही ना है। तो मार्जिनली स्टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें जीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और ये मार्जिनली स्टेबल होता है। क्लियर है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री रहेगा, तो यहां पे कहीं पे 90 डिग्री मतलब इंक्लाइनेशन ऐसे हो जाएगा ना पूरा, ये हम यहां से मेजर कर रहे हैं, इस एक्सिस से मेजर करेंगे, तो ये पूरा ऐसे यहां आ जाएगा ना। क्लियर है ना? यहां जब आया तो ये कहां पे लाइक कर रहा है, मैं क्या बताया था, ये इमेजिनरी एक्सिस में लाइक कर रहा है। इमेजिनरी एक्सिस में भी लाइक करता है, तो वहां पे जीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और मार्जिनली स्टेबल होता है। तो यहां पे भी चेक करके देखिए, जीटा यहां थीटा को 90 डिग्री पुट कीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू जीटा होता है, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, जीटा इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? अब यहीं पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पुट कीजिए, तो थीटा 60 हो गया, cos 60 कितना होता है बताइए, cos 60 कितना होता है, 1/2, 0.5, ये हुआ 0.5। यहाँ पे cos 60 पुट किया जाएगा, cos 60 1/2 होता है, जीटा का वैल्यू हो गया 0.5 आ गया। उसी तरह यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये स्टेबल है, थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा,
cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जीटा का वैल्यू 1 मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिए कल क्या बताए जाते हैं, अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड ये क्या होता है, अंडरडैम्प्ड। क्लियर है यहाँ पे। और ये जो होता है, मैंने जीटा का वैल्यू हालत चेंज कर दिया, जीरो जब होता है तो अनडैम्प्ड होता है, मैंने कल बताया था। और जीरो से लेकर 1 के बीच में रहता है तो उसको अंडरडैम्प्ड बोलते हैं। और जीटा का वैल्यू जब 1 होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड। अब जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मतलब वैलिड होगा, नहीं वैलिड, अनडिफाइंड। कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाइक करता है, -1 से लेकर के +1 तक ही लाइक करता है। और यहाँ पे अगर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब क्या होगा, ये इनवैलिड होगा, मतलब यहीं तक वैलिड है, मतलब जो थीटा का वैल्यू है यहीं तक वैलिड, 0 से लेकर के 90, और मतलब माइनस भी उसका इंक्लूड कर सकते हैं, -0 -60 सब। क्लियर है। तो ये था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वेरियस टर्म में। और जब भी सर्किल ऐसे मूव करता है, जब भी एंगल्स मूव करता है वो ऐसे मूव करता है, पोल्स मूव करता है वो ऐसे मूव करता है। क्लियर यहां तक। तो ये था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कभी थोड़ा क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कुछ भी पूछ सकता है ना, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो फाइंड जीटा वैल्यू। तो आपको कोई रिलेशन नहीं पता होगा तो कैसे निकालिएगा आप जीटा का वैल्यू, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका केस 2, जिसमें हम लोग यूनिट स्टेप इनपुट लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ठीक है, तो देखते हैं एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हम लोग का। और इसका जो हम लोग कल बताया था वही बनाएंगे फिर से क्लोज लूप। इसका कैसे बना था, प्लस माइनस, यहां पे मैंने एक लिया था जी ऑफ एस, जिसका वैल्यू था, जी ऑफ एस का वैल्यू क्या था बताइए, आप लोग बताइए, इसका वैल्यू क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। ठीक है, और आउटपुट था यहाँ पे सी ऑफ एस और ये आर ऑफ एस था। हम यूनिटी फीडबैक लिए थे, ये है आपका। अब इसी का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, सी ओ एस बाई आर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू, कल मैंने निकाला था क्या आया था इसका, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा, कल भी मैंने यही बताया था आपको। ठीक है, तो यहां पे आज हम लोग क्या लेंगे, कल हम लिए थे इंपल्स इनपुट लिए थे, आज लेंगे, आज इनपुट क्या लेने वाले हैं, इनपुट लेने वाले हैं आर ऑफ टी जो लेने वाले हैं, यहां पे आप दिख रहा ना आप लोग को, हाँ, तो आर ऑफ टी जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं यू ऑफ टी, यू ऑफ टी लेने वाले हैं। बोले तो कौन सा, स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट लेने वाले हैं। तो यहां पे आपको ये देखना है कि ट्रांसफर फंक्शन कितना है, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही आया था। अब यहां पे आपको ये लिखना है, तो आर ऑफ टी का जो आर ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, यू ऑफ टी है दिया हुआ है, तो इसका अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, आर ऑफ एस यूनिट इंपल्स इनपुट क्या होता है, 1 बाई एस होता है ना। अब यही चीज को यहां पुट करेंगे तो यहां पे आपको सी ऑफ एस का वैल्यू निकालना, सी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर और डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर है, आर ऑफ एस का वैल्यू क्या है, 1 बाई, यहां पे यहां से पुट कीजिए 1 बाई एस, तो 1 बाई एस यहां लिख दीजिए, कल इसका वैल्यू 1 था बस, तो सी ऑफ एस डायरेक्टली इसके बराबर हो जा रहा था, हो रहा था ना, आर ऑफ एस वैल्यू क्या था उसमें कल 1, तो यहां पे आ जाएगा क्या, 1 बाई एस एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा और एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही आएगा। आइए हो गया ऊपर ओमेगा एन स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे दिख रहा है एस इतना, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सी ऑफ एस का हमको चाहिए ना, हमको मिलने, क्योंकि रेस्पॉन्स उसी चाहिए। एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब यही होता है कि अगर इनपुट हम लोग दे रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है, तो उसका रेस्पॉन्स तो स्टेप रेस्पॉन्स ही आएगा।
स्टेप रेस्पॉन्स ही आएगा। तो स्टेप रेस्पॉन्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सी ऑफ एस चाहिए। सी ऑफ एस का उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमको सी ऑफ टी मिल जाएगा। तो स्टेप रेस्पॉन्स होगी तो सी ऑफ टी हमको निकालना है यहाँ पे। तो इसका अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन, इसको क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसमें, क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस इक्वल टू, अगर ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, ए बाई एस। पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने आता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूं, मैथ्स का पार्ट है ये। ए बाई एस प्लस बी एस प्लस सी, यही तो होता है ना, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग पढ़े हैं, इतना है ठीक है। जो डिप्लोमा वाले भी वो भी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े ही होंगे, ऐसे पढ़ते ही है। एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये हुआ। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है ए का वैल्यू और इसका बी का वैल्यू और सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि कंपेयर आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ कंपेयर करना है। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर एस और इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट कंपेयर कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ए का वैल्यू 1 आया है, बी का वैल्यू क्या आया -1 आएगा और सी का वैल्यू आएगा -2 जीटा ओमेगा एन आएगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू जो आएगा -2 जीटा ओमेगा एन आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप बस पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे बताइए, 1/s और बी का वैल्यू क्या है माइनस, सी का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। बी का वैल्यू क्या है -1 और सी का वैल्यू -2 जीटा ओमेगा एन, तो यहां से माइनस कॉमन निकल जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दिया हम, यहां पे क्या हो जाएगा s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही है ना, समझ में आ रहा है कि 1/s s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आ गया। सी ऑफ एस का वैल्यू इतना आया अपने को मिला, इसको आप बस नोट करके रखिएगा एक जगह पे इसको हम नोट कर देंगे बस, ये अपना सी ऑफ एस। अब इसी वैल्यू को हम हर जगह पे यूज करने वाले हैं, इसको हम रफ कर, आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इसका निकाल लीजिएगा खुद से, नहीं निकालने आ रहा तो बताइएगा कमेंट करके क्या आया कि नहीं निकाल पाया, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाया तो मैं बता दूंगा आपको करके, एक्स्ट्रा क्लास दूंगा उसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वेरियस फंक्शंस का, उसका हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसका आप खुद से वो ट्राई कीजिए, आ रहा है कि नहीं बताइएगा यहाँ पे। तो इसको हम एक जगह नोट कर लेते हैं, यहां पे नोट कर दे रहे हैं, सी ऑफ एस का वैल्यू क्या आया था, यहां पे हम नोट कर ले रहे हैं इसको। सी ऑफ एस का वैल्यू आया है 1/s माइनस s प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही आया है, क्लियर। अब इसको रब कर देते हैं हम, तो क्या करेंगे, रब कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे आप देखते हैं क्या पहला केस लेते हैं, पहला क्या लिए थे कल बताइए, आप लोग बताइए क्या क्या लिए थे, जीटा इक्वल टू 0 लिए थे। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन होते रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं इंफिनिटी टाइम तक, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, जब जीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जीटा इक्वल टू क्या करना है 0 पुट करना है, तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे यही सी ऑफ एस पुट कीजिए। यहाँ पे अगर जीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया, हुआ कि नहीं, तो बचेगा क्या, तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/s, हुआ ना, अब माइनस एस, ये तो पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, डिवाइड बाय ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्लियर। यहां कोई डाउट तो बताइए, 1/s माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू तो इतना हो गया। अब ये सी ऑफ एस का वैल्यू निकल गया, अब हमको रेस्पॉन्स चाहिए, ये रेस्पॉन्स स्टेप रेस्पॉन्स चाहिए, तो इसका क्या होगा, हमको क्या लेना होगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए आप।
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी ऑफ टी होगा कि नहीं। और ये 1/s क्या होता है, u ऑफ टी ही होता है, u ऑफ टी होता है, माइनस इसका क्या होता है, s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर। याद कीजिए क्या होता है, बताइए आप लोग, इसका होता है cos ओमेगा n t इंटू u ऑफ टी। u ऑफ टी को कॉमन निकाल लीजिए, यहां से कॉमन निकाल दीजिए u ऑफ टी को, यही होगा। ठीक है, ये है c ऑफ टी का। क्लियर, यहां पे कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज क्लियरली मैं बताते जा रहा हूं यहां पे। अब u ऑफ टी वैलिड है किसके, बस ग्रेटर देन 0 के लिए। तो वेव फॉर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है, u ऑफ टी उसी के लिए वैलिड होता है ना, डिफरेंस बताया था। तो यहां पे वेव फॉर्म जो एग्जिस्ट करेगा, बस इसका जो वेव फॉर्म बनाते हैं c ऑफ टी का, वो बस ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। इधर तो 0 हो जाएगा, तो यहां पे c ऑफ टी का बनाएंगे हम। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, c ऑफ टी अगर यहां पे 0 पुट कीजिएगा तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 में इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, यहां पे अगर इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू अगर, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू अगर ओमेगा एन टी का वैल्यू क्या करेंगे, यहां पे अगर π/2 पुट कर दीजिए, π/2 बोले तो 1, cos π/2 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो π/2 के केस में 0, तो यहां 1 आ जाएगा, मतलब इसका वेव फॉर्म ऐसे कुछ जाएगा। और यहीं पे अगर पाई पुट कीजिए, cos पाई क्या होता है -1, तो -1 2 आ जाएगा, तो पाई में यहाँ पे 2 मिलेगा। जिसका वेव फॉर्म कुछ आप बनाइएगा तो ऐसे मिलेगा आपको वेव फॉर्म, वैल्यू पुट करके देखिएगा, देखिए ऐसे ही आपको मिलेगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। क्लियर, कोई डाउट तो बताइए। यहाँ पे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ये है, कुछ भी ले लीजिए, ओमेगा टी ले सकते हैं, यहाँ पे आप रख रहे हैं तो ओमेगा एन टी। ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे ये किस पे वैल्यू था, पाई पे वैल्यू था 2, इसका वैल्यू था 2, और ये है π/2 का वैल्यू, यहाँ π/2 का वैल्यू था 1। समझ में आया? तो ये देख रहे हैं क्या, ये ऑसिलेट करते जा रहा है, कहीं पे रुकेगा नहीं, ऐसे ही करते रहते इनफिनिट टाइम तक चला जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या था, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको भी नोट कीजिएगा अच्छे से, डायग्राम ये कैसे आया और ये कैसे, उसको अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग केस देखेंगे। सेकेंड केस हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड केस हम लोग देखेंगे अंडर डैम केस में, जब जीटा इक्वल टू, जीटा का जो वैल्यू होगा, देखिए जीटा का वैल्यू क्या, 0 से बड़ा और लेस देन 1 के लिए होगा, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं अंडर डैम्ड केस, अंडर डैम। तो यहां पे सेकेंड केस लेंगे, 0 से बड़ा जीटा और लेस देन 1, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कल बताए थे, अंडर डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? अब यहां पे अंडर डैम था, अब यहां पे फिर से सी ऑफ एस का वैल्यू लिखिए आप, सी ऑफ एस का वैल्यू लिखिएगा। सी ऑफ एस का वैल्यू क्या है, यही है, सी ऑफ एस इक्वल टू 1/s माइनस s प्लस 2 जीटा ओमेगा n और डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये हम लोग लिख दिए। अब यहां पे आगे क्या करने वाले हैं, कल आप लोगों को बताया था मैंने, इतना पार्ट का, इसका जो रूट्स जो होगा, इसका रूट्स कल मैंने ही लिखाया था, याद कीजिए। इसका जो रूट्स निकाले थे हम लोग, इसका रूट्स कैसे कहां लाई कर रहा था, इसी का तो रूट्स था ना। कल देखिए, कल का जो मैंने पढ़ाया उसमें इसका रूट्स था, यही लाई कर रहा था। इधर ओमेगा डी था, इधर था अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या था, जीटा ओमेगा एन, और ओमेगा डी का वैल्यू क्या आया था, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही आया था ना, याद कीजिए। क्लियर? तो यहां पे, अब यहीं पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहां पे जो इसका जो वैल्यू आया था, तो एस का वैल्यू यहां पे क्या कर सकते हैं आप, ये आया था, तो एस का वैल्यू क्या आया, एस का वैल्यू 2 है। एक हम लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस जे ओमेगा डी, और दूसरा वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू अल्फा, सॉरी एस इक्वल टू माइनस है ना, माइनस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी। ये तो था ना, क्लियर यहां तक?
ये मैं कल कराया हूं, देख लीजिएगा कल का जो इंपल्स वाला कराया था उसमें ये कराया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सी ऑफ एस इसी का रूट से ना, ये हो जाएगा एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और यहां पे क्या हो जाएगा एस प्लस अल्फा माइनस जे ओमेगा डी, एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो बताइए। यहां तक एस प्लस अल्फा प्लस जे ओमेगा डी और अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी आ गया। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये आ गया 1/s माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और यहां पे डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, ये ए है और ये बी मान के चलिए, ए है ये, तो आपको फॉर्मूला याद होगा एक, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद हो रहा ना फॉर्मूला मैथ्स का, तो वही यहां पे करने वाले हैं। ये पार्ट पूरा ए है तो उसका एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, तो जे ओमेगा डी है, बी क्या जे है, तो यहां पे प्लस ही आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर यही हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा डी का स्क्वायर। प्लस क्यों आया, क्योंकि जे का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जे का स्क्वायर -1, तो माइनस बाहर था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए एस प्लस, क्योंकि देखिए जे ओमेगा समझ आ रहा है कि नहीं, देखिए -1 होगा। अब यहाँ पे ओमेगा डी, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये तो नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जे स्क्वायर जब आएगा तो माइनस, यहाँ बाहर माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहां तक मिल गया, यहाँ पे कोई डाउट तो बताइएगा आप लोग। अब इसको क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे और चेंजेस क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। अब यहाँ पे आपको दिख रहा क्या, 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा एन जो है 2 जीटा ओमेगा एन, इसको हम लोग अल्फा का टर्म्स में लिख सकते हैं ना, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, जीटा ओमेगा एन, यही होता है ना, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सी ऑफ एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/s माइनस एस प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे 1/s माइनस एस प्लस अल्फा इतना करके आप कर दिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू, जीटा ओमेगा एन का वैल्यू क्या होता है, अल्फा होता है, 2 था तो यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा कर दिए, तो यहां से सी ऑफ एस का वैल्यू क्या निकल गया। अब इसको अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा एस प्लस अल्फा का प्लस ओमेगा डी होल स्क्वायर माइनस अल्फा बाई एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक आपका मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, इस पार्ट का इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे आसान हो सकता है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम इतना क्यों किए, क्योंकि हमको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी ऑफ टी, जैसे पहले किस में निकाला तो उसी तरह सी ऑफ टी यहाँ निकालना था, यहां से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/s का हमको यू ऑफ टी मिल जाएगा, एस प्लस अल्फा बाय एस प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वहां पे शुरू में स्टार्टिंग में लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताया था ताकि यहाँ पे आप यूज कर सके। तो यहाँ पे आपको कुछ साइन का टर्म दिख रहा है, सॉरी कॉस का टर्म दिख रहा है ना, कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है क्या, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसी फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं, है बताइए, तो सब उसी तरह अलग अलग फॉर्मेट में बन गया है। अगर इसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इस पर्टिकुलर टर्म का, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा लंबा जाता है ये जो जाता है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, सी ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाता है, सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहां पे साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा, ये होता है इसका सी ऑफ टी। ध्यान में रखिएगा, मैं इसी का यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया हूं, इसी का लाप्लास, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ रहे ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस कुछ नहीं, कुछ यहाँ पे चेंजेस करना है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे आपका ये आपका फाइनल जो होता है रिजल्ट आता है। जब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिएगा तो आपका फाइनल रिजल्ट ये आएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी, ये प्लस फाइव। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका देखिए बहुत वेरियस टर्म जो होता है वो बताना जरूरी है। उसमें जीटा जो है डैम्पिंग रेशियो है। थीटा जो यहाँ पे यूज हुआ वो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो मैं बता चुका हूं पहले ही, ये है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इसका वैल्यू क्या होता है? कॉस इनवर्स जीटा। कॉस इनवर्स जीटा का ये वैल्यू होता है। ओमेगा डी वही डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है और जीटा ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो ये पार्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी स्टैंडर्ड इसका रेस्पॉन्स है। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। क्लियर? अब इसी का अगर आप वेवफॉर्म बनाएंगे तो इसका नाम क्या था? अंडर डैम्प। मैं पहले ही बोल दिया था इसका नाम क्या था? अंडर डैम्प। इसका वेवफॉर्म जो बनेगा, इसका वेवफॉर्म कुछ ऐसे बनता है। यहां पे अगर t इक्वल टू 0 पुट कीजिए, ये t है, ये अगर t का वैल्यू यहां पे और यहां पे c ऑफ t है। क्लियर? यहां पे अगर t के इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो यहां पे t इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 पुट किया तो 1, ये 1 या माइनस 1, तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर इसी में इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो इन्फिनिटी में क्या होता है? इन्फिनिटी में इसका वैल्यू आएगा c ऑफ t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 है, इक्वल टू 0, और c t टेंस टू अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहां पे इन्फिनिटी में इसका वैल्यू ये 1 है। क्लियर? इसका वेवफॉर्म कुछ ऐसे आएगा, ऐसे करके डैम्प्ड हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग में आएगा वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर डैम्प हो जाएगा, इसलिए इसका नाम अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन है। वो कुछ समय के बाद वो डैम्प्ड होकर के जो उसका फाइनल वैल्यू है, यही तो है c ऑफ इन्फिनिटी, फाइनल वैल्यू पे बंद हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर है? तो ऐसे इसका वेवफॉर्म बनता है। अब इसी में आपको टाइम कांस्टेंट पूछता है। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय अल्फा, यही होता है। इसका टाइम कांस्टेंट हो जाता है, इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1 बाय जीटा ओमेगा एन। इसका वेवफॉर्म ध्यान रखिए, जो वेवफॉर्म बता रहा हूं इसका वेवफॉर्म ऐसे बनता है। ठीक है? और इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा डी हो जाएगा। तो क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैं बता दिया हूं, दो केस बताया, एक जीटा इक्वल टू 0 के लिए और एक जीटा इक्वल टू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया, जिसमें अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। ठीक है? तो यहां पे आपको मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ते, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे हम लोग थर्ड जो पार्ट लेंगे जीटा इक्वल टू 1 के लिए, जिसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए। ठीक है? चलिए थर्ड केस हम लोग स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला जो था केस, जब जीटा का वैल्यू क्या था? 1 के बराबर होगा, बोले तो क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्रिटिकल डैम्प। ठीक है? तो इस केस में क्या होता है? क्रिटिकल डैम्प में जीटा का वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है? जीटा का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो सी ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, आप बताइए क्या होगा। सी ऑफ एस इक्वल टू, बोलिए, 1 बाई एस माइनस क्या होगा? एस प्लस, यहाँ पे जीटा वैल्यू 1 तो 2 ओमेगा एन, यही आएगा ना, डिवाइडेड बाई क्या है? एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। एस यहाँ पे जीटा का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा, तो सी ऑफ एस। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए 1 बाय एस, अब ये एस प्लस ओमेगा एन कर सकते हैं ना, दो बार जो 2 ओमेगा एन है इसको एस प्लस ओमेगा एन बाय ओमेगा एन कर दिए, और डिवाइड बाय, ये दिख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं? एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं आपको? बताइए तो, एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये समझ में आया? अब इसको क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए आप अलग अलग। 1 बाई एस, इसको एक टर्म मान लीजिए, ये हो जाएगा एस प्लस ओमेगा एन बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है? अब प्लस ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस ओमेगा एन का
होल स्क्वायर। समझ में आया? यही कर दिया हम यहाँ पे। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बताइए आप लोग। बाहर माइनस था ना, तो माइनस यहां भी तो आएगा, माइनस यहां माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आपको कोई डाउट दिक्कत तो बताइए यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अब इतना हो गया। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, हुआ कि नहीं? उसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहां पे क्या आ गया 1 इतना। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा सी ऑफ टी और ये हो जाएगा यू ऑफ टी माइनस ये 1/s प्लस ओमेगा एन। क्या हो जाएगा 1/s प्लस ओमेगा एन, कि क्या होता है 1/s प्लस क्या होता है, e टू द पावर माइनस ए यहाँ पे ओमेगा एन है टी, यू ऑफ टी। क्लियर है? और माइनस ओमेगा एन बाई एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर टी क्या होता है, सोचिए और बताइए हमको अच्छा से। इसका होगा क्या आपको, माइनस ओमेगा एन टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, ये होगा इसका, और यू ऑफ टी साथ में आएगा। क्योंकि देखिए 1/टी का क्या होता है, टी ऑफ यू ऑफ टी का क्या होता है, इसका होता है 1/s स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर। अब इसी में टी ई टू द पावर लगा देंगे माइनस ए टी यू ऑफ टी का, तो एस को हमको एस प्लस ए से रिप्लेस करना है, एस को एस प्लस ए, यहाँ पे एस प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब टी ई टू द पावर माइनस ए टी से करेंगे तो इसमें एस को एस प्लस ए से रिप्लेस करना, तो 1/, तो वही तो इस टाइप का फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्लियर है? तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी यू ऑफ टी। ये आपका हो गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, निकल गया यू ऑफ टी माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी यू ऑफ टी माइनस ओमेगा एन टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी यू ऑफ टी। क्लियर है? अब यहां u ऑफ टी कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 1 ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, और यहां पे क्या हो जाएगा ओमेगा एन टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी, और u ऑफ टी कॉमन आ गया। यहां तक कोई डाउट तो बोलिए। अब इसका हम लोग प्लॉट करेंगे, अब इसका क्या करने वाले हैं, प्लॉट करेंगे इसका। समझ में आ गया कैसे करते हैं? तो सब चीज आपको ध्यान में आना चाहिए। मैं बस डेरिवेशन सेकेंड का नहीं करा रहा हूं, जब 0 से ग्रेटर देन और लेस देन 1 होगा तो, क्योंकि उसमें बहुत लंबा चला जाता है, तो उतना लंबा करना टाइम वेस्ट से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ u ऑफ टी है, तो u ऑफ टी किसके लिए राइट होता है, बस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। तो वेव फॉर्म जो बनेगा वो भी ऐसे ही तो बनेगा, बस ग्रेटर देन के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए ही होगा। यहाँ पे 0 टी टेंस टी और यहाँ पे सी ऑफ टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू पे t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, t इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो ये पार्ट क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये t इक्वल टू 0 तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया 0, तो t इक्वल टू 0 पे 0 मिल गया, t इक्वल टू 0 पे 0 मिल गया। देख लीजिएगा। अब जब t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी c ऑफ t, तो यहाँ पे क्या होगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 ही होता है ना, कितना बता चुका। और यहाँ पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी फिर से आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। हुआ कि नहीं? यहाँ पुट करके देखिएगा, खुद से चेक कीजिएगा पुट करके। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ भी है तो 0 होगा। इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो ऐसे बनता है, ऐसे थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स होता है इसका, स्पीडली 1 को गेन करता है ये, मतलब बहुत तेजी में 1 को, ये फाइनल वैल्यू 1 है ना, c ऑफ इन्फिनिटी फाइनल वैल्यू यही तो है। फाइनल वैल्यू बोले तो क्या होता है, टाइम डोमेन का फाइनल वैल्यू क्या होता है, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम में बताया था, तो यही फाइनल वैल्यू 1 है। तो इसको बहुत फास्टली गेन होगा, इसका रिस्पॉन्स जो होता है बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, फास्ट रिस्पॉन्स मतलब स्पीड बहुत जल्दी है इसका, हाई स्पीड है। मतलब टाइम जब स्पीड हाई रहता है टाइम कांस्टेंट क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, टाइम कांस्टेंट लो होगा। लो होने टाइम कांस्टेंट जब लो होता है तो स्पीड जो है रेस्पॉन्स का बढ़ जाता है, तो ये होता है फास्ट रेस्पॉन्स। क्लियर? कोई दिक्कत बताइए आप लोग, यहाँ पर सब चीज मैंने क्लियर किया अच्छा से, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग चौथा केस, फोर्थ केस जिसको बोलेंगे। टाउ जो है ग्रेटर देन 1 होगा, तो टाउ जो है ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसको बोलते हैं ओवरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड ऑसिलेशन।
ठीक है ना, इसको बोलते हैं लोग ओवरडैम्प्ड ऑसिलेशन, ओवरडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था यहाँ पे, देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, C ऑफ S बाय R ऑफ S, दिस इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर, यही आया था। और इसका जब मैंने कल रूट निकाला था, याद कीजिए जब इम्पल्स इनपुट के लिए मैंने पढ़ाया था, तो ये अगर ध्यान में नहीं होगा तो ये वाला सेक्शन देख लीजिएगा। इम्पल्स इनपुट जो पहला केस लेके बनाया था इम्पल्स इनपुट के लिए, ये तो स्टेप इनपुट है, जब इम्पल्स इनपुट लेके बनाया था जीटा का, उसके बाद देखिए इसका रूट्स क्या आया था, इसका रूट्स जो आया था वो आया था एस इक्वल टू 2 रूट्स आया था, इसमें डोमिनेंट पोल हम लोग लगाए थे, उसको अच्छे से मैंने बताया था डोमिनेंट पोल कैसे लगाता है। तो अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैंने कल बोला भी था कि आपको एक्स्ट्रा उसका लेक्चर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो वहां ऐसे अच्छे से मैंने बता दिया है, अच्छे से क्लियर कराया है उसमें, उसको आप समझिए। तो यहाँ पे एस का वैल्यू S1 का वैल्यू क्या आया था, दो पोल्स आया था इसका, याद कीजिए कहां कहां लाइक किया था, जे ओमेगा यहाँ पे सिग्मा ये था, यहाँ पे एक लाइक कर रहा था, एक यहाँ पे लाइक कर रहा था, याद आ रहा ना। यहाँ पर का जो वैल्यू क्या था, माइनस जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही आया था। इसको हम लोग क्या बोले थे, सिग्निफिकेंट पोल, सिग्निफिकेंट पोल स्लैश डोमिनेंट पोल बोले थे, ठीक है। सिग्निफिकेंट पोल बोले थे माइनस जीटा ओमेगा, इसका वैल्यू ये जो था इसका क्या आया था, इसका वैल्यू था माइनस जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही आया था ना। अब इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इनसिग्निफिकेंट पोल, इनसिग्निफिकेंट पोल। और इसमें जब मैंने ये बताया डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए इनसिग्निफिकेंट बाय सिग्निफिकेंट पोल क्या होता है, ग्रेटर देन शुड बी इक्वल टू 4 होना चाहिए डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए, तो यहां पे एप्लीकेबल था, ठीक है। तो यही चीज सेम यहां पे करेंगे। S1 का वैल्यू क्या है, S1 का वैल्यू यही है, ये S1 का वैल्यू है और ये S2 का वैल्यू है। और यहां पे फाइनली जो है हमको ये करना है, फाइनली जो है यहां पे वही करने वाले हैं। फाइनली इसको जो ये C ऑफ S बाय R ऑफ S है, इसको इसी के टर्म्स में फाइनली जो लिखने वाले हैं, आफ्टर अप्लाइंग डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट, जब इसी में डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट अप्लाई किए थे तो हम लोग क्या मिला था, याद कीजिए आप लोग क्या मिला था, S प्लस जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही मिला था आप लोग को, ध्यान रखिएगा। और डिवाइडेड बाय S, ये क्या कर रहे हैं, हाँ, S प्लस जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n जीटा स्क्वायर माइनस 1 ये आया था, और डिवाइड बाय, अच्छा हाँ यही आया था, यहां पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका आया था जीटा ओमेगा n, यहाँ पे इस पॉइंट को, यही तो डोमिनेंट पोल है ना, हमको डोमिनेंट पोल का यही डोमिनेंट पोल है, ये तो नहीं था ना, ये डोमिनेंट पोल था, जीटा ओमेगा n आपको देखिएगा यही आएगा आप लोग का, जीटा स्क्वायर माइनस 1 आया था, और डिवाइडेड बाय S प्लस ये था जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1, आया था कि नहीं बताइए, याद कीजिए इस बात को, यहां पे वही आया था, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये जीटा है, अब C ऑफ S हमको निकालना है, तो R ऑफ S को उधर लेके जाना होगा। R ऑफ S का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई S होता है, पुट कर दीजिए तो 1 बाई S यहां पे हो जाएगा, तो S प्लस जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n, ये जीटा स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। और यहां ऊपर ये रहेगा जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n, ये रहेगा है। समझ में आया कि नहीं, यहां तक बताइए आप लोग, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, जीटा स्क्वायर ये टर्म आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे जानना है। यहां पे हमको मेन फाइनल टर्म क्या रहता है, हमको स्टेप रेस्पॉन्स निकालना है, C ऑफ t कैसे भी निकालना है, तो हमको वहां तक पहुंचने के लिए C ऑफ S जरूरी है। तो C ऑफ S निकालने के लिए ये हम लोग किए, पहले ट्रांसफर फंक्शन लिखे, इसका रूट्स जो होता है वो कल मैंने बताया था, वो होता है ये मैंने करके दिखाया। इसमें जब डोमिनेंट पोल लगाए थे तो हमको ये मिला था, ये मिला था कि नहीं। अब ये जब मिल गया डोमिनेंट पोल, तो C ऑफ S जो है अब निकालना है, तो R ऑफ S को उधर ले जाना पड़ेगा। R ऑफ S का क्या होता है, 1 बाई S होता है, U ऑफ t यूनिट स्टेप इनपुट है, तो 1 बाई S हो जाएगा।
अब इसमें क्या कीजिए आप लोग, अब इसमें आप अप्लाई कर दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब इसमें अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जब अप्लाई करेंगे तो सी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/s प्लस b/s प्लस जीटा ओमेगा n माइनस ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब जब इसमें a और b का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपको करना है क्योंकि ये सब मैं कर रहा हूं, यहां नहीं करने वाला हूं, ठीक है? और नहीं होगा तो बताइएगा। अब इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे जीटा का ए और बी का, तो ए का वैल्यू आएगा 1, ए का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, सिंपल वैल्यू मिलेगा 1, और बी का वैल्यू बी का वैल्यू -1 मिलेगा, ठीक है? तो सी ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 1/s और बी का वैल्यू -1/s प्लस e टू द पावर -1 जीटा स्क्वायर -1, ये आपका मिलेगा, ठीक है? ये आपका मिल गया। क्लियर यहां तक? यही तो पुट किया ना, ए का वैल्यू 1 और इसमें -1 पुट कर दिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका आपको मिल गया, अब इसका हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं कि नहीं? इससे क्या लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए आप लोग, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए, क्या मिलेगा, सी ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस s प्लस, ये पूरा a है, ये क्या है, a है, तो 1/s प्लस a क्या होता है बताइए, 1/s प्लस a क्या होता है, e टू द पावर माइनस at u ऑफ t होता है, यही होता है ना? यहां पे वही कर देंगे, बस सिंपली कुछ नहीं करना है, e टू द पावर बस लगा दीजिए माइनस जीटा ओमेगा n माइनस ये जीटा है ओमेगा n रूट ओवर जीटा स्क्वायर -1, यहाँ पे t भी आ जाएगा और यहाँ पे u ऑफ टी कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए, ये आ गया u ऑफ टी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? मैं क्या क्या इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिया, ये पूरा टर्म a है तो 1/s प्लस क्या होता है, e टू द पावर -at u ऑफ टी, वही यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम इसका वेव फॉर्म बनाना है। इसका वेव फॉर्म बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 पुट कीजिए, t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो e टू द पावर यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर यहाँ पे 0 कीजिएगा, e टू द पावर 0 तो 1 माइनस e टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, c ऑफ t भी 0 होगा। समझ में आया? दूसरा है t इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल टू इंफिनिटी पुट कीजिए, तो इंफिनिटी जब पुट करेंगे यहाँ पे इंफिनिटी तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी आएगा कि नहीं, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, मैं कितना और बताया हूं, इसका वैल्यू 0 होता है, 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या आ गया, c ऑफ t का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, c ऑफ t का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, यहां मैं प्लॉट कर रहा हूं इसका c ऑफ t का, तो जैसा वेव फॉर्म है इसका वेव फॉर्म ऐसे बनेगा, ये इंफिनिटी में फाइनल वैल्यू क्या दिया हुआ, सी टी टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1 मिला है ना, इसका वेव फॉर्म ऐसे बनेगा, थोड़ा लेट रेस्पॉन्स होगा इसका, ऐसे बनेगा। समझ में आया? ये ऐसे जा करके ऐसे बनेगा इसका, t इक्वल टू 0 पे 0 है, t इक्वल टू 0 पे 0 और ऐसे बढ़ के इंफिनिटी टाइम जाएगा, इसको बोलते हैं, ये इसका स्लो रेस्पॉन्स है, ये क्या है, स्लो रेस्पॉन्स। समझ में आया कि नहीं? वहां पे क्या था, फास्ट रेस्पॉन्स था जब क्रिटिकल टाइम था, इसका रेस्पॉन्स स्लो, मतलब इसका टाइम कांस्टेंट हाई होगा, टाउ का जो वैल्यू होगा वो हाई होगा, और उसमें क्रिटिकली टाइम पे क्या था, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत स्मॉल था, इसलिए वहां पे उसका रेस्पॉन्स बहुत फास्ट, बहुत जल्दी वो स्टेडी स्टेट का वैल्यू पहुंच जा रहा था, मतलब इस टाइप का वो था, वो ऐसे बन रहा था, वो ऐसे, ये क्रिटिकली के लिए था, ये क्रिटिकली के लिए। समझ में आया? और ये है ओवर डैम के लिए, तो ये आपको समझना जरूरी था। तो ये आपको यहाँ पे ये चारों मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, जब ग्रेटर देन होगा सब चारों मैंने डिस्कस कर दिया, और यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर का एनालिसिस खत्म होता है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये रहेगा, आपको सारा वेवफॉर्म एक कॉपी में अच्छे से बनाना है। पहला केस सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस के लिए, पहला केस जब इंपल्स इनपुट लिए तब उसमें क्या क्या इनपुट दिए, जीटा का वैल्यू क्या है 0, और उसका वेवफॉर्म क्या बनता है वो देखिए। और यहाँ पे
यहाँ पे जब सेकेंड ऑर्डर मतलब यूनिट इंपल्स इनपुट देते हैं, यूनिट इनपुट दिए, उसमें वेव फॉर्म क्या मिल रहा है, जीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है, जीटा का वैल्यू अलग अलग वैल्यू के लिए क्या क्या मिला, वो उसका वेव फॉर्म आपको अलग अलग क्लियरली बनाना है। क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों को ऑब्जर्व करना। मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको करा दिया है क्लियरली। अब यहाँ तक मेरे तरफ से एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम खत्म हुआ। यहाँ इंपल्स रेस्पॉन्स और स्टेप रेस्पॉन्स दोनों मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ हम लोग आगे प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी डाउट होगा आप वहां हमारे एफबी ग्रुप में पूछते रहिए। एफबी ग्रुप में डाउट डालिए, हम लोग उसको क्लियर करके आपको देंगे, ठीक है।